अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो बोली जाती है वो ये है कि आप स्ट्रेस ना लें। तो स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो यूजुअली यही कहते हैं उनके पास बहुत सारा प्रेशर है, इन लॉस की तरफ से, स्पाउस की तरफ से, या फिर सोसाइटल प्रेशर है, कब होगा, अभी इतने साल हो गए हैं शादी होके, आखिर कब बच्चा होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द गुड न्यूज। ये सारे ट्रिगरिंग क्वेश्चंस होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता जाता है इवन दो यू आर ऑप्टिंग फॉर ट्रीटमेंट्स। फर्टिलिटी सेंटर में गया, एग लिया, स्पर्म लिया, मिलाया, आपके अंदर डाल दिया और कंसीव हो गया। इतना आसान नहीं है। जो आईवीएफ करवाए हैं उनसे पूछिए जाके क्या पेन से गुजरते हो, कितना स्ट्रेस लेवल्स होते हैं उनके। सिर्फ मैं यहाँ पे पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे तो जाएंगे, उसके साथ साथ जो मेंटल टोल जाएगा आपके ऊपर, ये सिर्फ 1 महीने में 2 महीने में होने वाला प्रोसीजर नहीं है। लॉन्ग टर्म, महीने महीने आपके इंजेक्शन चलेंगे, महीने महीने दवाइयाँ चलेंगी। तो इसको जो हम लोग ने नॉर्मलाइज किया, दिस इज रियली रॉन्ग। अगर फैमिली और हस्बैंड ही सपोर्टिव नहीं होंगे तो एक फीमेल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है टू कंसीव नेचुरली। अगर हमारा पार्टनर और हमारी फैमिली सपोर्टिव हो तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जो चीजें नेचुरली हो सकती हैं, नेचुरली कंसीव किया जा सकता है, वो प्रोसेस आसान हो जाता है। देखिए, हमारे एक केस में आप देखेंगे 8 साल से परेशान थे वो। 8 साल से एक बार भी स्ट्रिप पे 2 लाइन नहीं देखी थी उन्होंने। हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया और 8 मंथ्स में उन्होंने कंसीव किया, 8 मंथ्स में। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट आवर प्रोग्राम इज हम आपके साथ जब तक रहेंगे, जब तक कि आप कंसीव ना कर लो, जब तक कि आपके अल्ट्रासाउंड में वो ब्यूटीफुल बेबी का हार्ट बीट ना आ जाए, जब तक कि हमारा सपोर्ट रहेगा। That's very nice. That's beautiful. इनफर्टिलिटी इज ऑन द राइज। आजकल लोगों को कंसीव करने में इश्यूज होते जा रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि इनफर्टिलिटी इतना ज्यादा राइज कर गई है आज के टाइम पे? तो सब में पहले इशू यही आ रही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अगर हम लोग पिछले 20 साल या 25 साल पहले देखेंगे और हमारे लाइफस्टाइल में देखेंगे तो बहुत सारे चेंजेस हैं। और वो लाइफस्टाइल में, मैं जब लाइफस्टाइल की बात करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ फूड की बात नहीं है यहाँ पे। फूड के साथ साथ फूड में चेंजेस हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हम लोग रह रहे हैं, जैसा हम लोग सो रहे हैं, जो टाइम पे उठ रहे हैं, और जो हमारे स्ट्रेस लेवल्स हैं, वो आजकल अगर हम लोग 20-25 साल पहले वालों को कंपेयर करेंगे तो बहुत हाई है। राइट, इवन फीमेल्स आर वर्किंग, वो लोग भी वर्क कर रहे हैं, हैंड इन हैंड जा रही हैं मर्दों के साथ। तो उन लोग का घर भी संभालना और बाहर का भी संभालना, द स्ट्रेस लेवल्स आर वेरी वेरी हाई फॉर देम। सो दे आर मल्टीपल रीजंस, द स्लीपिंग हैबिट्स, द वेकिंग अप साइकिल्स, द फूड यू ईट, सो एवरी काइंड ऑफ थिंग्स एंड द लाइफस्टाइल कंप्लीटली बोलूँगा मैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो बोली जाती है वो ये है कि आप स्ट्रेस ना लें। बट अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होता है। तो स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसका देखिए, वी नीड टू हैव अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। पहले तो हस्बैंड का सपोर्ट, एंड देन योर इन लॉज या फिर आपके पेरेंट्स जो भी है, दे हैव टू बी वेरी सपोर्टिव इन दिस। बिकॉज हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो यूजुअली यही कहते हैं उनके पास बहुत सारा प्रेशर है, इन लॉस की तरफ से, स्पाउस की तरफ से, या फिर सोसाइटल प्रेशर है, कब होगा, अभी इतने साल हो गए हैं शादी होके, आखिर कब बच्चा होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द गुड न्यूज। ये सारे ट्रिगरिंग क्वेश्चंस होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता जाता है इवन दो you are opting for treatments, various treatments, and because of this stress, ongoing stress inside your body, आप infertility से ऊपर नहीं आ पाते। तो हमारे पास ऐसे भी लड़कियां आते हैं जिसकी अभी अभी शादी हुई है एंड जिसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, एंड देन दे गेट सम पॉइंट्स फ्रॉम देयर इन लॉज या फिर स्पाउस की तरफ से धमकी आती है कि अगर आपको बच्चा नहीं होगा विद इन सो एंड सो स्पैन, या फिर 1 साल के अंदर नहीं होगा या कुछ मंथ्स के अंदर नहीं होगा, दे गिव सर्टेन टारगेट, नहीं होगा तो वी विल गिव यू डिवोर्स, हम दूसरी शादी करवा देंगे। सो दिस इज ऑल्सो द मेजर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है। एक सपोर्टिव पार्टनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि फीमेल्स थ्राइव कर सके, उनकी बॉडी हील हो सके। अगर फैमिली और हस्बैंड ही सपोर्टिव नहीं होंगे तो एक फीमेल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है टू कंसीव नेचुरली।
अगर हमारा पार्टनर और हमारी फैमिली सपोर्टिव हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जो चीज़ें नेचुरली हो सकती हैं, नेचुरली कंसीव किया जा सकता है, वो प्रोसेस आसान हो जाता है। करेक्ट। सो एक्चुअली ये पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ कि सपोर्टिव पार्टनर की बहुत ज़रूरत है। ये दोनों केसेस में है। सपोर्टिव वाइफ होती हैं जब हस्बैंड के कोई इश्यूज़ आते हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल हम लोग सिर्फ पीसीओडी देख रहे हैं, पीसीओएस देख रहे हैं या फीमेल फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स हमारे पास जो आते हैं, 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम मेल ऑल्सो। एंड वो टाइम पे जब वो सपोर्टिव हो सकती हैं फीमेल पार्टनर, वो छोड़ने की बात नहीं कर रही है यहाँ पे, राइट? तो फिर जभी भी फीमेल के ऊपर प्रॉब्लम आती है, तो क्यों हमारा माशरा ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ उनके ऊपर ही ब्लेम कर रहे हैं, फीमेल्स के ऊपर? जब मेल्स का आती है, तो तीसरे इंसान को तक पता नहीं होता हमारे केस में कि मेल की कोई प्रॉब्लम है। वो उतना सपोर्ट करती है फीमेल। तो हमें भी चाहिए कि मेल पार्टनर जितने भी सुन रहे हैं ये, कि प्लीज़ सपोर्ट योर वाइफ ऑल्सो इन दिस। अक्सर ब्लेम फीमेल्स पर डाला जाता है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो वो आपकी गलती है। बट एज अ डॉक्टर यू नो कि बहुत सारे केसेस में मेल इनफर्टिलिटी भी होती है। तो ऐसा क्यों है कि ब्लेम सिर्फ फीमेल की तरफ सबसे पहले हम फोकस करते हैं, जबकि इट्स अ टू वे थिंग? पहले तो देखिए मेजर फैक्टर है ईगो। ओके, जब हम बात करते हैं आदमी की तो ईगो की बात आ जाती है कि व्हाई आई शुड गो फॉर द टेस्ट। मैं मेरा टेस्ट क्यों करवाऊँ? यू आर डीलिंग विथ इरेगुलरिटीज इन योर पीरियड, यू आर डीलिंग विथ सर्टेन इश्यूज लाइक एक्ने, हेयर फॉल, तो आप में सिम्टम्स है, तो आप अपना ट्रीटमेंट करवाओ पहले, उसके बाद देखते हैं। एंड हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिसका हम ट्रीटमेंट करते हैं एंड आफ्टर विगरस ट्रीटमेंट उनके टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, अच्छे से हो जाते हैं, स्टिल दे डोंट कंसीव। सो आफ्टर रिक्वेस्टिंग कि आप अपना हस्बैंड का भी एनालिसिस करवा लो, एंड उसमें पता चलता है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम हस्बैंड में थी। तो ये चीज़ अगर हम पहले ही करवा लेते तो इसमें बहुत फ़ायदा हो जाता एंड जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट होता। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि ईगोइज़्म आ जाता है यहाँ पे कि मैं क्यों करवाऊँ मेरा। अक्सर जब अनमैरिड लड़कियां डॉक्टर के पास जाती हैं विद द प्रॉब्लम ऑफ पीसीओडी, तो उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं क्योंकि अभी तो उन्हें कंसीव नहीं करना। उससे उनके जो सिम्टम्स हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, एक्ने वगैरह क्लियर हो जाता है। सो पीसीओएस या फिर पीसीओडी, ये 2 टर्म्स है एंड इट इज़ अ वाइड एरे ऑफ सिंड्रोम रादर देन अ डिजीज़। तो ये काफ़ी सारा कॉमन हो चुका है। अगर एक रूम में आप 5 औरतों को लेंगे या 5 लड़कियों को लेंगे, तो उसमें से 3 लड़कियों को पीसीओएस या पीसीओडी रहेगा विद डिफरेंट टाइप्स। ठीक है? इसकी वजह सिमिलर वही है, हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, इट हैज़ टोटली चेंज्ड। जो हम जिस तरह से रहते थे पास्ट 20 इयर्स बैक, अभी हमारा लाइफस्टाइल वैसा नहीं है। वुमेन आर वर्किंग, बोथ घर का भी काम देख रही है एंड प्रोफेशनल वाइज भी देखें, प्लस लॉट ऑफ स्ट्रेस गेटिंग डेवलप, और काफ़ी सारे रीजंस है। जो हमारा आउटडोर एक्टिविटी है लाइक टेकिंग सनलाइट एंड जैसे हम पहले रहते थे वैसा बिल्कुल नहीं है। सो टू ऐड ऑन टू दैट, देयर आर मल्टीपल रीजंस, जैसे कि इंसुलिन रेसिस्टेंस हो सकता है उनके बॉडी में, और उनका वेट गेन हो सकता है, ओबेसिटी बढ़ सकती है। ये सारे सिम्टम्स आते हैं पीसीओडी पीसीओएस में। तो रैदर देन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि रैदर देन सॉल्विंग द एक्चुअल रूट कॉजेस, वी आर ट्राइंग टू सिम्टोमेटिकली रिलीव दैट। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं कि एक आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, विच इज़ द मेजर इफेक्ट ऑफ पीसीओडी, राइट? तो पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, एंड डॉक्टर रादर देन एड्रेसिंग द रूट कॉज कि किस वजह से पीरियड नहीं आ रहे हैं, वो बोलेंगे कि ये पिल ले लीजिए, इससे पीरियड आते हैं। तो दैट इज गुड फॉर एज ऑफ नाउ, शॉर्ट टर्म के लिए वो ठीक है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म का सोचिए ना, अगले महीने आप दवाई नहीं ले सकते, उसके बाद के महीने आप नहीं ले सकते फिर से दवाई। तो हमें चाहिए कि किस लिए पीरियड नहीं आ रहे हैं, वो वजह को खत्म करें ताकि पीरियड्स नेक्स्ट टाइम से रेगुलर आना शुरू हो जाए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का क्या नुकसान होता है बॉडी पर? हम लोग वक्तिया तौर पे इसको ले रहे हैं क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है तो बाद में देखेंगे, हम बाद के ऊपर ढकल रहे हैं इसको। लेकिन लॉन्गर रन पे लड़कियों को पता नहीं है कि क्या चल रहा है बॉडी में। दे आर नॉट अवेयर अबाउट द पीसीओएस और पीसीओडी वॉट एवर इट इज, एंड दे आर जस्ट पॉपिंग द पिल विदाउट एनी एजुकेशन एंड विदाउट आस्किंग इवन द व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ इट, क्या साइड इफेक्ट हो रहा है इससे, एंड दे आर टेकिंग इट ऑन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इससे कोई भी दवा रहने दीजिए, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम चलेगा, जब आप उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। इट माइट
क्रिएट अ कंप्लीट हे वायर इन योर बॉडी, कंप्लीट हे वायर। आगे चल के जब आप शादी होगी, बच्चा प्लान करेंगे, तब बिल्कुल डिस्ट्रप्शन आ जाएगा बॉडी में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस चीज़ पर अवेयरनेस होना चाहिए कि ये मेडिकेशन क्या चीज़ के लिए है, लॉन्गर रन में कितना काम करेगी एंड शॉर्टर ड्यूरेशन में क्या इससे मुझे रिजल्ट आएगा, क्या मेरा ये प्रॉब्लम चले जाएगा जड़ से। सो वी शुड गेट अवेयरनेस अबाउट इट। तो पीरियड्स की जब पिल्स देते हैं डॉक्टर्स, तो वो जो पिल्स काम करता है ना, वो आपका टेम्पररी अभी के लिए ब्लीडिंग तो आ जाएगी आपको, लेकिन क्या एक्चुअल में वो पीरियड लेने से आपका ओव्यूलेशन होगा, एग रिलीज होगा, उसकी कोई गारंटी है? कब होगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा हर चीज़। तो इसीलिए, क्योंकि जब नेचुरली पीरियड होते हैं, लेट्स से आपकी साइकिल है 30 डेज़ की, तो आपका ओव्यूलेशन होता है 14 डेज पहले, मतलब कि 16th डे पे आपका ओव्यूलेशन होना है। लेकिन क्या आपको पता है कि 30 डेज में आपका पीरियड आना है? वो तो आप पिल्स लेके पीरियड ला रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ओव्यूलेशन पे भी इफेक्ट होता है। तो जब आप वर्क करेंगे नेचुरली पीरियड लाने पे, तो आपका ओव्यूलेशन भी सही होगा, एक मैच्योर भी होगा और एग रप्चर भी होगा। ये सारे चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं अगर, तो फिर वो लोग एक बार बर्थ कंट्रोल पिल्स शुरू होता है, उसके बाद ओव्यूलेशन के लिए अलग दवा दी जाती है, उसके बाद एग रप्चर के लिए इंजेक्शन दिया जाता है आपको। तो हर एक चीज़ पे हम लोग मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाएँगे। रादर दैन दैट वी नीड टू फोकस कि नेचुरली कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें हम लोग। बट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का नुकसान लॉन्गर रन में होता है बॉडी पर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एज आई टोल्ड यू कि कोई भी मेडिकेशन आप लो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं एंड इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट आते हैं और कब आते हैं वो भी पता नहीं चलता आपको। यू वोंट बी एबल टू रिलेट कि शायद ये पिल की वजह से मुझे ये सिम्टम आया। माइट बी आफ्टर 2 years और 3 years आपको वो सिम्टम आएंगे, लेकिन आप रिलेट भी नहीं कर पाओगे कि ये मैंने हार्मोनल पिल खाया, शायद इसकी वजह से मुझे ये आ रहा है। टेम्पररी फिक्स के लिए आपने मेडिसिन खा लिया, आपका पिंपल चले गया एंड क्लियर स्किन हो गई आपकी। लेकिन जैसे ही आप मेडिकेशन छोड़ते हो यू विल सी के फ्लेयर अप्स डबल ट्रिपल फोल्ड में आते हैं आपको, बिकॉज यू आर सप्रेसिंग योर बॉडी एंड वंस यू स्टॉप द मेडिकेशन यहाँ पे आपकी बॉडी रेस्पॉन्सेस और डबल ट्रिपल फोल्ड में लेकर आती है। मैरिड लड़कियां जब डॉक्टर के पास जाती हैं एंड उन्हें सिस्ट होती है, तो उन्हें फॉरन लैप्रोस्कोपी रेकमेंड कर दी जाती है कि आपको सिस्ट है, आप लैप्रोस्कोपी करवा लें, आपका सिस्ट रिमूवल अगर हो जाएगा देन यू विल बी एबल टू कंसीव। तो क्या हमें थोड़ा रुक कर अपने लाइफस्टाइल चेंजेस पहले करने चाहिए, बिकॉज आवर बॉडी कैन कंसीव इवन इफ वी हैव सिस्ट? तो हो सकता है दैट यू आर एबल टू कंसीव विदाउट लैप्रोस्कोपी। तो क्या इतना एक्सट्रीम स्टेप फौरन लेना जरूरी है, या फिर थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस करके देख लें एंड इन द एंड व्हेन नथिंग इज वर्किंग आउट देन यू कैन मे बी गो फॉर लैप्रोस्कोपी? वेरी सिंपल, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो देखिए, लैप्रोस्कोपी किसको रिकमेंड किया जाता है? वो होते हैं थोड़े केसेस जिसमें सिस्ट हो, नंबर 1, नंबर 2 फाइब्रॉइड्स हो, राइट? नंबर 3 ट्यूबल ब्लॉकेज हो। तो ये थोड़े से पॉलिप्स वगैरह, ये सारे चीज़ों में ये चीज़ें रिकमेंड की जाती है। तो हमको जानना चाहिए कि पहले आप जा रहे हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोल रहा है कि इसको रिमूव कर लेते हैं। तो पहला सवाल यही पूछना चाहिए, ठीक है, मैं ये सारे चीज़ें रिमूव कर लूँगी, लेप्रोस्कोपी हो जाएगा। क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? क्या मैं इसके बाद कंसीव कर सकती हूँ? क्या ये 1 साल तक एटलीस्ट मेरे अंदर पॉलिप्स या सिस्ट ग्रो नहीं करेगा? तो जवाब यही आएगा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? इस वजह से कि एक्चुअल रीज़न आपके बॉडी में होता है कि बॉडी इन्फ्लेमेशन ला रही है एंड वो इन्फ्लेमेशन को की वजह से वहाँ पे घाव हो रहा है, घाव की वजह से वहाँ पे सिस्ट, पॉलिप्स फॉर्म हो रहे हैं और वही वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज भी आ रहा है, राइट? ये आपकी ट्यूब है, ये इसके अंदर जगह है इतनी थोड़ी, राइट? ये पार्ट अगर सूज गया और ये पार्ट अगर आपका सूज गया, तो क्या हो जाएगा? रास्ता बंद हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो लैप्रोस्कोपी से? ये ज़बरदस्ती रास्ता बना रहे हो इसमें, ऐसे। रास्ता बन जाएगा, चांसेस कम है, 10% चांसेस है लैप्रोस्कोपी के सक्सेस होने के ट्यूबल ब्लॉकेज केस में, राइट? लेट्स से कि जगह बन गई, वो 10% चांस में हम आ गए, तो वो ये होगा कि ये रास्ता बन जाएगा फॉर हाउ मच टाइम? इट कैन बी 3 वीक्स, इट कैन बी 1 मंथ और इट कैन बी 2 मंथ्स। वापस ये ब्लॉकेज आ जाएगा क्योंकि सूजन के ऊपर हमने काम नहीं किया,
राइट? इन्फ्लेमेशन वैसी ही है बॉडी के अंदर अपने, तो वापस से ये ब्लॉकेज आ जाएगा, राइट? तो फिर से आपको वो चीज़ रिपीट करेंगे। एक फाइनेंशियली भी आपके ऊपर बर्डन है, प्लस आप एक प्रोसीजर करवा रहे हो जो कि बहुत बड़ा प्रोसीजर है, वो लैप्रोस्कोपी, राइट? तो हमको काम करना चाहिए ये सूजन के ऊपर, ये इन्फ्लेमेशन के ऊपर, ताकि ये प्रॉब्लम परमानेंटली जाए। एंड सेम थिंग इज फॉर सिस्ट। जभी भी पीरियड्स आते हैं हमारे बॉडी में सिस्ट बनते हैं, राइट? वो वापस अपनी बॉडी ब्रेक कर देती है हर हर मंथ, जब भी ब्लीडिंग होती है ऐसा। तो थोड़े लोगों में वो ब्रेक करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, तो ऐसे केसेस में बॉडी थोड़ा साइज बढ़ाते रहती है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप वो बड़े को काट दें, जो छोटे होंगे वापस ग्रो हो जाएंगे। दिस इज नॉर्मल। बॉडी में इन्फ्लेमेशन मैक्सिमम डिजीजेस की वजह है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होती है। तो हम अपनी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हम कंसीव कर पाएं? जी बिल्कुल, देखिए ये कहाँ से आ रही है बॉडी में इन्फ्लेमेशन, कहाँ से आ रहा है? बॉडी ही तो जनरेट कर रही है, राइट? बॉडी बना सकती है कोई चीज़ को, तो वो वापस ख़त्म भी कर सकती है उसको। तो जैसे वो बन रही है, जो वजह से वो बन रही है, वो सारे वजह को हम लोग अगर कंट्रोल कर लें, तो इन्फ्लेमेशन रिवर्स होगा। हम लोग ऐसे जनरेशन में जी रहे हैं जहाँ पे हार्ट अटैक्स को रिवर्स किए जा रहा है, ब्लॉकेजेस को रिवर्स किए जा रहे हैं नेचुरल लाइफस्टाइल से, राइट? इवन कैंसर ट्यूमर्स श्रिंक हो रहे हैं नेचुरल लाइफस्टाइल से, राइट? तो जब ये क्या बड़ी बात हो गई कि सिर्फ इन्फ्लेमेशन कम करना, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। विथ अ प्रॉपर गाइडेंस, विथ अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, वी कैन रिवर्स इन्फ्लेमेशन। अक्सर ये बोला जाता है कि आप जल्दी शादी कर लें, क्योंकि एज होने के साथ साथ हमारा एग रिजर्व रिड्यूस होता चला जाता है। सो इज इट ट्रू कि अगर कोई अपनी लेट 30s में या मिड 40s में है, वो कंसीव नहीं कर पाएगा? Definitely, if they are leading a very good and a healthy lifestyle, they can even conceive after 40 also. हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो 40 के ऊपर भी कंसीव किए हैं, जिसने अपना लाइफस्टाइल मेंटेन किया है, हेल्दी लाइफस्टाइल जिया है, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश की है। बट कॉन्ट्ररी अगर आप देखेंगे कि 20 इयर्स में है कोई जिसकी जल्दी शादी हो गई है एंड इवन दो दे आर स्ट्रगलिंग विथ इनफर्टिलिटी, जल्दी शादी करने के बाद भी, क्योंकि वो लोग का जो एग रिजर्व है, जो एएमएच की हम बात कर रहे हैं, द एंटी मुलेरियन हार्मोन, इट इज गेटिंग डिक्रीज, कम हो रहा है वो। पहले तो जब भी आप इनफर्टिलिटी के लिए कुछ चीज कराते हैं तो एएमएच चेक करना जरूरी है, आपके पास कितना रिजर्व है, क्योंकि जितने हमारे पास अंडे हैं उतने ही रहेंगे, इट इज द रिजर्व, वी कैन नॉट इंक्रीज इट। हाँ, उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं अपने हाथों से बाय टेकिंग सर्टेन हार्मोनल पिल्स। लाइक जैसे आप ट्रीटमेंट पे जाते हो तो ट्रिगर ओवुलेशन, ओवुलेशन इंडक्शन दिया जाता है। उससे हम क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं बॉडी का, जो हमारा रिजर्व है वो कम हो रहा है। एएमएच इज कमिंग लो एंड देन वी आर स्टिल बॉदर्ड कि एएमएच क्यों कम हो रहा है। वी शुड रिलेट दिस थिंग कि हम एक तरीके से उसे कम कर रहे हैं एंड फिर ऊपर से घबरा रहे हैं कि क्यों कम हो रहा है। So it is possible to conceive with low AMH. We have to concentrate on improving the quality of your eggs rather than उसका quantity improve करना। quality पे अगर focus करेंगे तो definitely you can conceive. अगर हम अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करते हैं तो हम अपनी एग की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से वी कैन कंसीव अर्लियर। तो होता यह है कि वंस यू हैव 1 or 2 बेबीज, आपके ऊपर से स्ट्रेस हट जाता है एंड यू आर नो मोर बॉदर्ड अबाउट योर एग रिजर्व, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव किड्स नाउ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। Correct. सो एग्जैक्टली यही पॉइंट पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि एक हमारे क्लाइंट आए थे फ्रॉम बैंगलोर। उन्होंने सारे ट्रीटमेंट्स कर लिए, बहुत सारे साल तक उनका लेट्रोजोल, क्लोमेड ऐसे वाले मेडिसिन्स चले उनके। उसके बाद आईयूआई करवाया, वो भी फेल हो गया। उसके बाद आईवीएफ किया, वो भी फेल हो गया। उसके बाद ये सारे प्रोसीजर्स, ये सारे चीज़ें जो चली उनके ऊपर, उसकी वजह से उनका एक ओवरी फेल हो गया। एक ओवरी ही अंडे बना रही थी अभी, और उनका एएमएच हो गया था 0.4। तो उनको कहा गया कि आप अपने अंडे से कंसीव नहीं कर सकते, आपको डोनर अंडा लेना पड़ेगा। तो उन्होंने किया कि मेरे को नहीं चाहिए, मैं अडॉप्शन के लिए चली जाती हूँ, और उन्होंने जाके अडॉप्शन के लिए लिखा भी दिया था कि मुझे अडॉप्शन करना है, और घर चली गई और डिप्रेस थी कि नहीं हो रहा है। कई महीनों के बाद हमारी वीडियो देखी, देख के हमारे कॉल में आई, और हमने बताया उनको कि ऐसे सिर्फ एएमएच के देख के आप ये नहीं बोल सकते कि आपको कंसेप्शन नहीं होगा। आपको कुछ अंडे रिलीज़ हो रहे हैं,
आपका मंथली पीरियड्स आ रहे हैं, ये सारे चीज़ें आ रहे हैं, हमें बस 3 से 4 महीने दीजिए। हम लोग आपकी क्वालिटी ऑफ एग बढ़ाते हैं, राइट? तो और साढ़े 3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा उन्होंने कंसीव किया। आजकल आईवीएफ ट्रीटमेंट्स बहुत कॉमन होते जा रहे हैं एंड आईवीएफ फेलियर्स भी उतने ही ज़्यादा कॉमन होते गए हैं। कई लोग मल्टीपल आईवीएफ साइकिल्स ट्राई करते हैं एंड देन ऑल्सो देयर आईवीएफ फेल। तो क्या वजह है कि अब लोग इतना इंस्टेंटली आईवीएफ सॉल्यूशंस की तरफ जाते जा रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आईवीएफ क्यों ऑप्ट कर रहे हैं, उस पे पहले आता है। तो जैसा आपने शुरू किया था इससे पहले की टॉपिक में आपने बताया था कि फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, सब कुछ जल्दी चाहिए हमें, राइट? तो जैसे ही 1 साल होता है या 6 महीने होते हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, सीधे से डॉक्टर के पास चले जाते हैं। रादर देन एड्रेसिंग कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ही जाते हैं वहाँ पे मेडिकेशन शुरू होती है आपकी। जैसे ही मेडिकेशन शुरू होती है वो नहीं हुआ, ओव्यूलेशन इंडक्शन होता है थोड़े टाइम तक। ओव्यूलेशन इंडक्शन होते ही आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि अरे ये सब चीज़ों से नहीं हो रहा है, एक रप्चर के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, ये सब चीज़ों से नहीं हो रहा है, आपके ट्यूब्स चेक कर लेते हैं कि ट्यूब्स ओपन है या बंद है। जैसे ही देख लेते हैं कि ट्यूब्स भी ओपन है, तो आपको कहेंगे कि आपको आईयूआई करना पड़ेगा, राइट? सो आईयूआई में सक्सेस नहीं होता, 2-3 कर लेते हैं तो डायरेक्टली आईवीएफ बोल देते हैं। लेट्स से कि ट्यूब्स आपके बंद है, तो डायरेक्टली आईवीएफ बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है ये। आपको बस या जभी भी जाते हैं तो आपको एक के बाद एक मेडिसिन्स, प्रोसीजर्स, सर्जरीज ये चीज़ों में डाल रहे हैं। रादर देन लुकिंग एट योर बॉडी कि बॉडी को क्या हम जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली ठीक कर पा रहे हैं, कर पाएँगे विदाउट ये सारे प्रोसीजर से। वो नहीं देखते और हमें भी जल्दी चाहिए और हम सोचते हैं कि ये सारे प्रोसीजर से जल्दी आ जाएगा। तो हम लोग जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं 5 साल, 8 साल, 10 साल ये सारे प्रोसीजर्स मल्टीपल करके फेल हुए। अगर जल्दी सॉल्यूशन ये चीज़ में मिलती ना, तो इतना टाइम किसी को नहीं लगता। 1 साल में हो जाता, राइट? फर्टिलिटी सेंटर में गया, एग लिया, स्पर्म लिया, मिलाया, आपके अंदर डाल दिया और कंसीव हो गया। इतना आसान नहीं है। जो आईवीएफ करवाए हैं उनसे पूछिए जाके, क्या पेन से गुज़रते हो? कितना स्ट्रेस लेवल्स होते हैं उनके? सिर्फ़ मैं यहाँ पे पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। पैसे तो जाएँगे, उसके साथ-साथ जो मेंटल टोल जाएगा आपके ऊपर, जो आप ये इतना सफ़र करोगे, ये सिर्फ़ 1 महीने में, 2 महीने में होने वाला प्रोसीजर नहीं है। लॉन्ग टर्म महीने-महीने आपके इंजेक्शन चलेंगे, महीने-महीने दवाइयाँ चलेंगे। तो इसको जो हम लोग ने नॉर्मलाइज़ किया है, दिस इज़ रियली रॉन्ग। तो हमको चाहिए कि पहले बॉडी में देखें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। बहुत सारे 80% ऑफ द केसेस कैन बी सॉल्व्ड विथ अ नॉर्मल थिंग। वो जो 10% है, 20% है, वो थोड़े रेयर केसेस होते हैं। पहले आप अपने बॉडी पे काम करें। ये सारे चीज़ें सॉल्व कर लें पहले, पीरियड रेगुलराइज़ कर लें। आपका एग रप्चर नॉर्मली हो सकता है, आपके ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो उसको भी नेचुरली खोला जा सकता है। ये सारे चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, उसके बाद आप 1 साल तक कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, 2 साल तक कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, तो जब हम लोग मेडिकल हेल्प लेंगे व्हिच इज़ वेरी रेयर, 10% ऑफ द चांसेस। सो देखिए, कंसेप्शन इज अ नेचुरल फिनोमेना, एक नेचुरल चीज है, वो हो जानी चाहिए विदाउट एनी असिस्टेंस। अगर नहीं हो पा रही है तो इट मीन्स दैट कि आप में कुछ प्रॉब्लम है एंड बॉडी कि इट कीप्स ऑन गिविंग यू सिग्नल्स, आपको अलार्म्स देती है कि कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पे, इसको फिक्स करो। इन द फॉर्म ऑफ गिविंग यू एक्ने, हेयर फॉल, ब्लोटिंग होती है आप में, वेट गेन होता है और चिड़चिड़ापन महसूस होता है, आपको डिप्रेशन होता है। तो काफ़ी सारे सिम्टम्स देती है बॉडी, ये बताती है कि अंदर कुछ चल रहा है, देयर इज एन इन्फ्लेमेशन गोइंग ऑन, इसको ठीक करो। हम क्या करते हैं, इस सिम्टम्स को लेकर जब जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट होता है सिम्टम्स का, रादर देन एड्रेसिंग द मेन रूट कॉज जो प्रॉब्लम चल रही है, उसको हम नहीं देखते। एंड देन जब ये नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो पाता, वी आर डिपेंडिंग ऑन आईवीएफ एंड वहाँ पे हम कुछ ना कुछ करके जो बॉडी नहीं बना पा रही, लाइक एगेंस फॉर्म को मीटअप करना है, अंदर एम्ब्रियो फॉर्म करना है, वो चीज़ हम बाहर कर रहे हैं आईवीएफ में। एंड द क्वेश्चन इज वेयर डज दैट एम्ब्रियो हैज टू ग्रो? इट इज योर यूट्रस, इट इज योर बॉडी जो कि एक्सेप्ट करना है वो एम्ब्रियो को, जो पहले से ही बोल दिया था कि नहीं करना है, इसको नहीं बनाना है। एंड देन आपने एक ऑल्टरनेटिव पाथ लिया, एक्सटर्नल पाथ आईवीएफ, एंड वहां से आपने एम्ब्रियो लिया और अपनी बॉडी में डाला। तो यू शुड हैव यू शुड थिंक कि क्या ये एम्ब्रियो मेरी बॉडी एक्सेप्ट करेगी, क्या ये बच्चा ग्रो होगा,
तो ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है बिफोर हीडिंग टुवर्ड्स आईवीएफ। एंड हम इसके अगेंस्ट नहीं है, आप जाइए आईवीएफ के थ्रू, लेकिन पहले आप अपना बॉडी क्लीन कर लीजिए। यू नीड टू डिटॉक्सिफाई योरसेल्फ एंड देन इफ यू वांट टू प्रोसीड, अगर आप इतने डेस्परेट हैं बच्चे के लिए, तो यू कैन प्लान फॉर दैट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है कई लोगों को, जिसकी वजह से कंसीव करने के बाद भी दे हैव टू लेट गो ऑफ द चाइल्ड। तो ऐसे केसेस होते क्यों हैं और हम इन्हें कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं ताकि आइंदा से एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो? तो बहुत सीवियर केस है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। हमारे पास सिर्फ 2 ट्यूब्स होते हैं, राइट? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये होता है कि एक ट्यूब के अंदर बेबी हो जाती है। ये आपका ट्यूब है, यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करता है यूट्रस से, ये ट्यूब के अंदर, यहाँ पे ओवरी होती है और ओवरी अंडा रिलीज़ करती है। ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं, ट्यूब के अंदर मिलते हैं, स्पर्म एंड एग। ये मिलने के बाद ये दोनों निकल के जाना होता है यूट्रस में, यहाँ पे ग्रो होते हैं सारे 9 महीने, ठीक है? तो ये केस ये होता है कि यहाँ पे सूजन की वजह से या स्कार्स की वजह से कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ज़ख्म हो जाता है ट्यूब्स में, और यहाँ जब वो मिलते हैं दोनों, वापस जा नहीं सकते एंड दे विल रिमेन देयर इटसेल्फ एंड ग्रो। जब वो ग्रो हो, में ही बेबी बड़ा होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली ट्यूब में ही बेबी बड़ा होना शुरू हो जाता है। अगर वो जल्दी डिटेक्ट हो गया तो हम लोग दवा के थ्रू उसको निकाल सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं कंप्लीटली। लेकिन बहुत टाइम अगर हो गया उसको, तो उसको ट्यूब ही निकालना पड़ता है, राइट? जब एक ट्यूब नहीं होता है तो दूसरा ट्यूब एक ही बचा होता है, एंड दैट इज़ मोर स्ट्रेस कॉजिंग थिंग फॉर द कपल्स। क्योंकि अब डर बैठ जाता है कि अब हम लोग ट्राई करें या नहीं करें, डायरेक्टली आईवीएफ के लिए चले जाएं क्योंकि वो ट्यूब इफेक्ट होगा, ये सारे सवाल आने लगते हैं। लेकिन एक बात जानिए कि अगर हम लोग वो ट्यूब को, जिस वजह से वो इन्फ्लेमेशन आया था, वो जो स्कार्स आए थे, ये सारे चीज़ें अगर एड्रेस प्रॉपरली कर लें तो हम लोग वो सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसीज 50% ऑफ द केसेस हम बोल सकते हैं कि लैप्रोस्कोपी की वजह से हो रहे हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो लैप्रोस्कोपी नहीं करने की वजह से भी होते हैं, लेकिन दे आर मेजर केसेस जो लैप्रोस्कोपी के बाद जब ट्राई करते हैं तो तब स्कार्स फॉर्म होना, ये जख्म हो जाना वहाँ पे, वो ज़्यादा होता है। दिस इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ लैप्रोस्कोपी ऑल्सो। कई बार लोगों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी नहीं किया जाता कि प्रॉब्लम क्या है, बस एक टर्म दे दी जाती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ये क्या है? तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि हम लोग नहीं जान सक रहे कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। आपके एएमएच सही हैं, आपके हार्मोन सारे बराबर हैं, आपका अल्ट्रासाउंड सही आ रहा है, मेल प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो सारे नॉर्मल हैं। तो नंबर 1 पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि नॉर्मल रेंज वर्सेस ऑप्टिमल लेवल, राइट? एक होता है कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम लोग 10th में पास हुए, 35 मार्क्स वाज द पासिंग मार्क्स। अगर हम लोग 35 मार्क्स लाके पास होके अगर हमारे पेरेंट्स के पास गए, तो वो क्या खुश होंगे कि 35 आ गए, काफ़ी है? नहीं, राइट? दे वांट एटलीस्ट ऑप्टिमम कि 60-70% फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए मेरा बच्चा, राइट? वैसे ही हमारे रिपोर्ट कार्ड्स में एक ऑप्टिमम लेवल भी होता है और एक नॉर्मल रेंज भी होता है। जब हम लोग सीमेन एनालिसिस रिव्यू करते हैं तो उसमें होता है कि 4% मॉर्फोलॉजी, मतलब स्पर्म के हेड एंड टेल बराबर रहना है, 4% भी रहेंगे डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, वो नॉर्मल है। लेकिन क्या वो नेचुरल के लिए वो नॉर्मल है? नहीं। एटलीस्ट 8 टू 10% रहेंगे तो जल्दी कंसेप्शन हो सकता है, राइट? तो वैसे नॉर्मल रेंजेस होते हैं हर एक में, तो वो बराबर होना चाहिए, नंबर 1, ठीक है? नंबर 2 होता है कि आपकी गट हेल्थ। गट हेल्थ क्या बोल रही है? आजकल जो एंटीबायोटिक्स हम लोग ले रहे हैं, हर बात पे जो मेडिकेशंस ले रहे हैं, आपके लेट्स इमेजिन कि आपके गट में सिर्फ 1 केजी बैक्टीरिया है। इट कैन हैव 80% टू 90% अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उसमें 10% बैड बैक्टीरिया बोल सकते हैं आप। इमेजिन करिए, ठीक है? 1 केजी है, तो आप जब एंटीबायोटिक लेते हैं, तो वो जो 1 केजी में से 100 ग्राम समझिए कि उसको मार रहे हो आप, ठीक है? तो वो जो ग्रो करेगा, जो 100 ग्राम वापिस आना है उसके बॉडी में, क्योंकि 1 केजी इज़ 100% 1 केजी रहना ही रहना है बॉडी के अंदर, और वो 24 घंटे के अंदर वापिस बनते हैं, ठीक है? तो वो जो बन रहा है 100 ग्राम ऑफ बैक्टीरिया,
वो ये जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको रेसिस्टेंट है ये बैक्टीरिया, राइट? मतलब कि ये गोली उसको ख़त्म नहीं कर सकती, तभी तो ये ग्रो हो रहा है वो टाइम पे जब कि आप मेडिसिन ले रहे हो। तो ये जो 100% 100 ग्राम्स ऑफ बैक्टीरिया है, इट कैन बी वेरी हार्मफुल टू यू। दिस इज़ कॉल्ड एज़ रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है? तो ये रेसिस्टेंट बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब ये छोटे क्वांटिटी में होते हैं, जब वो हार्म नहीं कर सकते आपके बॉडी को, लेकिन अभी ये बढ़ के क्वांटिटी में आ गए। तो एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि एक शहर है, छोटा विलेज है, जहाँ पे 90% पुलिस हैं और 10% चोर है। तो क्या ये चोर हावी हो सकते हैं ये पुलिस के ऊपर? नहीं हो सकते, राइट? अगर वही शहर में 90% बैड पीपल हैं, विलेंस हैं और 10% पुलिस है, कुछ कर पाएगी ये पुलिस उन लोगों को? नहीं कर पाएगी। एग्जैक्टली यही होता है बॉडी में कि गट में बैड बैक्टीरिया बहुत बढ़ जाता है। जब भी ये बैड बैक्टीरिया बढ़ जाता है ना, तो गंदगी को लेगा, लिवर जो भी गंदगी डालेगी उसको लेगा और वापस आपके ब्लड में डाल देगा और न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व नहीं करेगा, वापस आपके टॉयलेट के थ्रू रिमूव कर देगा, राइट? तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो गट हेल्थ खराब है आपकी। तो वो गट हेल्थ को अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाला केस भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, राइट? वैसे ही एक केस था हमारा, जो खुद एक गायनोकोलॉजिस्ट थी, वो दुबई से एस्टर हॉस्पिटल, राइट? तो वो लोग उनको कहा गया था कि आप आईयूआई या आईवीएफ के लिए जाएं, राइट? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को वैसे मेथड्स में नहीं जाना है, आई वांट टू वर्क ऑन माय बॉडी नेचुरली। तभी हमारे बारे में पता चला, हमारे प्रोग्राम में आए। 3 इयर्स हो गए थे शादी होके उनको, कोशिश कर रहे थे, कंसीव नहीं हुआ था, हमारे प्रोग्राम में आए और 3 मंथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह कंसीव करे। वाह माशाल्लाह। तो मुझे आप अपने प्रोग्राम के बारे में बताइए। अगर कोई फर्टिलिटी इश्यूज फेस कर रहा है और सब कुछ ट्राई करने के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम उन्हें कैसे हेल्प करता है? So people come to us with a lot of hope. काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई कर चुके होते हैं, जैसे मल्टीपल आईवीएफ फेलियर हो जाते हैं एंड काफ़ी सारा कुछ कर बैठते हैं। उसके बाद एक होप के साथ हमारे पास आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव देम होप कि हो सकता है, डेफिनिटली इट विल हैपन। एंड देन और जब वो हमारे पास आते हैं तो हम एक डिटेल एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे हम उनके रूट कॉजेज़ को जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम देयर मेडिकल रिपोर्ट्स, कुछ होलिस्टिक अप्रोचेस होते हैं जिससे हम उनका एनालिसिस करते हैं, जिससे पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। तो उसके ऊपर हम वो रूट कॉजेस पे काम करते हैं रादर देन एड्रेसिंग द सिम्टम्स। यस ऑफ कोर्स इन अवर प्रोग्राम जो सिम्टम्स होते हैं जो आपको बॉदरसम लगते हैं, जैसे कि एक्ने का आना, हेयर फॉल, फेशियल हेयर है, वेट गेन होना, ये सारे एड्रेस तो होते ही हैं आपके। यू गेट क्योर विद इट। प्लस जो आपका इनफर्टिलिटी इशू है वो भी ठीक होता है। तो आप इनफर्टिलिटी इश्यूज को कैसे ठीक करते हैं? क्या अप्रोच है आपके प्रोग्राम की? सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पहली चीज़ जानना ये है कि रूट कॉजेज़ क्या है। जैसे कि बताया है अभी मैम ने कि रूट कॉजेज़ को जानते हैं। तो उसमें रूट कॉजेज़ क्या होते हैं, जैसे इर्रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं इर्रेगुलर पीरियड्स? उसका रीज़न हो सकता है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है। देखिए, ट्यूब ब्लॉक हो रहे हैं, उसका रीज़न हो सकता है कि बॉडी में इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ट्यूब ब्लॉक हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, राइट? और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से भी होता है और इंसुलिन रेसिस्टेंस भी होती है बॉडी के अंदर, जो कि पीसीओएस में कॉमन है। तो ऐसे ही रूट कॉजेज़ की वजह से मेल इनफर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये रूट कॉजेज़ उनके प्रॉब्लम में रिलेट करते हैं और वो रूट कॉजेज़ को काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ हम लोग उनको पहले माइंड में बिलीव कराते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। राइट? क्योंकि अगर यहाँ पे उनको सोच नहीं आया कि वो बिलीव करने नहीं लगे कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो फिर बॉडी उनका साथ नहीं देती, क्योंकि यही है जो कंट्रोल करता है। तो उसके लिए हम लोग वीकली सेशंस लेते हैं, राइट? वीकली सेशंस में हम लोग उसके अंदर बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहने दीजिए या स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स रहने दीजिए, मैनिफेस्टेशन, ये सारे टेक्निक सिखाते हैं उनको और इम्प्लीमेंट करने लगाते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेचुरल थेरेपीज़ रहते हैं हमारे अंदर। नेचुरल थेरेपीज़ का मतलब क्या होता है कि अगर आप बेयरफुट ग्राउंड पे वॉक कर रहे हो, जिसे ग्राउंडिंग भी कहते हैं हम लोग, उससे भी इन्फ्लेमेशन जाता है। एज़ एन एग्ज़ाम्पल प्रूवन टेक्निक है, वैसे ही बहुत सारे टेक्निक होते हैं जो आप घर में भी कर सकते हैं टेक्निक्स हो। और नेचुरल थेरेपीज़, इससे 30 मिनट्स ऑफ टाइम आपको निकालना होगा रोज़ और इम्प्लीमेंट करने होंगे ये चीज़ें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है नेचुरल हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब जो भी
अल्लाह ताला ने हमें दिया है, राइट? जैसे कि एक अदरक हो गया, अदरक भी एक हर्ब है और बहुत इफ़ेक्टिव हर्ब है। वैसे ही बहुत सारे हर्ब्स आते हैं, यू कैन टेक इट चाइनीज़ हर्ब्स, इंडियन हर्ब्स बहुत सारे होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में व्हिच इज़ प्रूवन। तो वो वाले हर्ब्स का हम इस्तेमाल करते हैं। चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि फर्टिलिटी ब्रीथिंग टेक्निक्स होते हैं हमारे, तो वो वाले आपको बताएँगे कैसे करना है, क कब करना है। नेक्स्ट होता है कि फूड एज़ मेडिसिन, दिस इज़ नॉट डाइट प्रोग्राम। हमारे पास खुद डायटीशियंस हैं, ट्रेनर्स हैं जो खुद आके हमारे पास प्रोग्राम ले रहे हैं। तो अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ डाइट और एक्सरसाइज़ करने से ये प्रॉब्लम्स चले जाते तो दे वर द मेन अथॉरिटी, राइट? तो वो लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच और डाइट एंड न्यूट्रिशन में बहुत फ़र्क होता है। एक होलिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग बहुत ज़रूरी होती है फर्टिलिटी के रिलेटेड थिंग्स में, ठीक है? नेक्स्ट होता है फिज़िकल एक्टिविटी क्या करना है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप आपका पर्सनल ग्रुप बनेगा हमारे पास, आपके नाम से बनेगा। कुछ भी सवाल है आप पूछ सकते हैं हमारे वर्किंग आवर्स में, राइट? तो आपको पीछे रह के अकाउंटेबिलिटी लेके आपके कंसल्टेशन कॉल्स चलेंगे। वो कंसल्टेशन में डायरेक्ट आप डॉक्टर से बात कर पाओगे कि आपका प्रोग्रेस क्या चल रहा है, अभी ये वीक में कैसा चला है, नेक्स्ट वीक में कैसे प्लान करेंगे, ये सारे चीज़ें आप बात कर सकते हैं डॉक्टर से डायरेक्टली। तो इतना क्लोज मॉनिटरिंग करके हम लोग के लिए एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो ये फर्टिलिटी जर्नी में जैसे कि हमारे एक केस में आप देखेंगे 8 साल से परेशान थे वो, 8 साल से एक बार भी स्ट्रिप पे 2 लाइन नहीं देखी थी उन्होंने। तो जब हम लोग बोलते हैं कि ये नेचुरल चीज़ों में स्लो काम होता है, वो दूसरे जो जगह है वो जल्दी होता है, तो 8 साल में क्या हो गया, राइट? 8 इयर्स स्ट्रगल करने के बाद हमारा प्रोग्राम जॉइन किया और 8 मंथ्स में उन्होंने कंसीव किया, 8 मंथ्स में। तो जब हम लोग ब्लेम करते हैं कि स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस नहीं है। दिस इज़ द फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड द बेस्ट प्रोसेस फॉर यू टू गेट कंसीव्ड। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट आवर प्रोग्राम इज हम आपके साथ जब तक रहेंगे, जब तक कि आप कंसीव ना कर लो, जब तक कि आपके अल्ट्रासाउंड में वो ब्यूटीफुल बेबी का हार्ट बीट ना आ जाए, जब तक कि हमारा सपोर्ट रहेगा। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स ब्यूटीफुल। तो कितने कपल्स को आपने आज तक हेल्प किया है? सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अभी तक 1500 प्लस कपल्स को सक्सेसफुली कंसीव करने में हेल्प किया है। वाओ, माशाल्लाह, दैट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि जिन लोगों की भी औलाद हो रही है आपके ज़रिए से, वो आपका भी सदका जारिया बन रही है। एंड आई होप इस पॉडकास्ट के थ्रू और लोग भी आपसे जुड़ें, ताकि वो लोग भी कंसीव कर पाएँ एंड अपनी बॉडी को नेचुरली हील करके एक औलाद की खूबसूरत नेमत को महसूस कर पाएँ, इंशाल्लाह। तो अगर किसी को आपको कॉन्टैक्ट करना हो फॉर योर प्रोग्राम, तो वो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? तो ये ग्लोबली ऑनलाइन प्रोग्राम है। हमारे पास हर एक कंट्री के पेशेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, सऊदी अरब से लेके यूएस, यूके हर एक पेशेंट से। तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, आप लोग ये नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप ये वेबसाइट पे भी जाके आप अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं फ्री स्लॉट को देख के, राइट? हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल्स है, यहाँ पर भी जाके आप रिव्यू कर सकते हैं हमारे सारे टेस्टिमोनियल्स को। सो वी आर ग्लोबल ऑनलाइन, सो आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू डीएम कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप पर इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी खुद की जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है, तो आप प्लीज़ शेयर करिए योर स्टोरी। Yes. So basically this infertility thing we have started, खुद को जब प्रॉब्लम हुई है तब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंटेशंस किए हैं एंड आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट, आई मस्ट से वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट एंड काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए थे हमें भी शादी के बाद, जब थोड़े से सिम्टम्स आए थे पीसीओएस पीसीओडी रिलेटेड, ऑल्दो वी वर नॉट मच अवेयर अबाउट इट। जैसे जैसे पता चला, दिन जाते गए तो पता चला कि ये पीसीओएस है एंड इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होता है, काफ़ी सारा डिप्रेशन आ गया, एक्ने आए, सिस्टिक एक्ने एंड इट डिटियोरेटेड माय सेल्फ एस्टीम, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स होते थे वो डिजीज रिवर्सल पे काम करती थी एंड सीइंग माई सेल्फ इन द मिरर अफेक्टेड विथ सो मच कंडीशंस, ओबेसिटी, लॉट ऑफ हेयर फॉल, एंजाइटी, डिप्रेशन, बैठे बैठे रो देना, अब बहुत सारी चीज़ों से मैं गुजरी हूँ एंड सीइंग माई सेल्फ लाइक दिस, ही वॉज टोटली डाउन। तो कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करना था ये चीज़ पे एंड देन व्हेन वी ऑप्टेड फॉर मेडिकल हेल्प, वहाँ पे डायरेक्टली मुझे सर्जरी रिकमेंड किया गया था टू रिमूव द सिस्ट एंड एट दैट पॉइंट आई रिसर्च्ड अ लॉट कि क्या ये चीज़ नेचुरली रिवर्स हो सकती है,
क्या इसको मैं ठीक कर सकती हूँ? एंड देन आई हैव टेकन अप वेरी मल्टीपल इंटरनेशनल स्टडीज़। अपोलो ग्रुप से मैंने टाई अप किया एंड आई हैव डन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक फ्रॉम देयर। एंड इवन ही हैड अ टोटल शिफ्ट फ्रॉम हिज करियर, बीटेक से डायरेक्ट नेचुरोपैथी में आ गए। लॉट ऑफ हार्ड वर्क ही डिड, 7 इयर्स बैक स्टडीज उन्होंने की to know about my condition and problem. And then astonishingly 3 months, it took about 3 months to vanish everything. सारे के सारे symptoms reverse हो गए, everything. And unexpectedly we were pregnant, alhamdulillah. And at that point we thought कि why not we help others as well. ये चीज़ जब मेरे ऊपर काम कर सकती है, having so much critical state, PCOS टाइप ए था मुझे, जो कि बहुत सिवियर टाइप था। सो इफ आई कैन कॉम्बैट दिस, लोगों को भी क्यों नहीं कर सकते इसके ऊपर हेल्प। तो हमने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की एंड थोड़े से पैमाने पे स्टार्ट किया था एंड देखा कि अब काफ़ी सारे लोगों को अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसको होप भी नहीं था मेडिकली कि आपको अपना खुद का बच्चा नहीं होगा, यू वोंट बी हैविंग योर बायोलॉजिकल चाइल्ड। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे हैड देयर ओन चाइल्ड। एंड उससे हमें एक मोटिवेशन मिला कि चलो कुछ करते हैं, लेट्स डू एंड रॉक। कई लोग मायूस हो जाते हैं, मल्टीपल टाइम्स कंसीव करने का ट्राई करते हैं बट नहीं कर पाते। तो एक तो खुद पर से उनका कॉन्फिडेंस हट जाता है और अल्लाह ताला पर भी उनका यकीन डगमगाने लगता है। तो ऐसे अगर कोई सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में कि अब उसका फेथ अफेक्ट होने लगा है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पहली तो बात देखिए, मायूसी कुफ्र है, मायूस होना बुरी बात है। विथ अ होप एवरीथिंग कैन हैपन, ये होप से ही सारी दुनिया चल रही है। एंड इफ समवन इज टेलिंग यू कि ये नहीं हो सकता, तो वो चीज़ को माननी नहीं चाहिए पहले तो। एंड वी हैव टू बिलीव इन आवर सेल्फ फर्स्ट, हमारी बॉडी पे बिलीव रखना है। एंड हु हैज़ क्रिएटेड अवर बॉडी? द ऑलमाइटी। तो उनके ऊपर पे पहले यकीन रखना, उनके ऊपर इस यकीन के साथ चलना है कि ये होगा। एंड विद दैट एटीट्यूड यू नीड टू मूव फॉरवर्ड कि होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा है कि मैं नहीं दूंगा। ही ऑलवेज सेड कि मैं दूंगा, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, तुम मेरा शुक्रिया अदा करो मैं तुम्हें और हाई लेवल पर लेकर जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? वी मस्ट हैव दैट फेथ एंड बिलीफ, इतना एटीट्यूड होना चाहिए हमारे में कि ये होनी ही होने वाली चीज़ है, तभी जाके आप कोई चीज़ को अट्रैक्ट कर पाते हो। यही वाला कॉन्सेप्ट हम हमारे प्रोग्राम में सिखाते हैं हमारे क्लाइंट्स को, ताकि वो एक बिलीव अराउज करें एंड दे अट्रैक्ट दैट इमेजिनरी चाइल्ड जो उनके दिमाग में चल रहा है कि मेरा बच्चा शायद ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसे चलना चाहिए। एंड दैट इमेजिनरी चाइल्ड इट जस्ट टर्न्स आउट इनटू अ रियलिटी इवन आफ्टर सो मच मेडिकल फेलियर। औलाद अल्लाह ताला के हाथ में है और अगर अल्लाह ताला कोई रूह उतारना चाहता है इस ज़मीन पर, तो वो होकर रहेगा। इट्स जस्ट दैट हमें सब्र करना है। कुछ साल बाद, अगर अभी नहीं तो कुछ साल बाद, पर अगर अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिख दिया है कि आप माँ-बाप बनेंगे और आपकी औलाद होगी, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर होगी। बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट यू। एक रूह उतरनी है इस दुनिया में, उसकी पूरी किस्मत है, उसकी ज़िंदगी शुरू होने से लेके उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने तक उसकी तकदीर लिख दी गई है। तो जो चीज़ अल्लाह ने लिख दी है लोहे महफूज में, वो होकर रहेगी। इट्स जस्ट दैट आपका एटीट्यूड क्या रहता है इस टाइम में, आपका अल्लाह ताला पे यकीन बढ़ता है या कम हो जाता है, वो अल्लाह ताला देखना चाहता है। इट्स जस्ट दैट हर किसी की लाइफ में अलग अलग आजमाइश होती है। हो सकता है आपकी आजमाइश ये हो रही हो, पर आपका इस टाइम फ्रेम में क्या एटीट्यूड रहता है, आप अल्लाह ताला की कदर पर यकीन रखते हैं या नहीं, या आप अल्लाह ताला से कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं या सब्र करके उससे दुआएं मांगते हैं। अल्लाह जस्ट ऑब्जर्व्स योर एटीट्यूड एंड इन द एंड होगा वही जो अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया है। तो अपना एटीट्यूड हम अच्छा रखें, दिस इज द बेस्ट वी कैन डू। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें एंड ऑफ कोर्स दुआ जो है वो किस्मत को भी बदल सकती है। तो अगर आपको लगता है कि शायद ऐसा ना हो कि आपकी औलाद ही ना हो पाए, अल्लाह से खूब सारी दुआएं मांगें, बिकॉज दुआ आपकी आपको औलाद दिला सकती है। एंड आई वुड से कि आपने इस पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ों को बताया है एंड आई होप आपके थ्रू और लोगों को औलाद नसीब हो एंड आप लोगों की मदद कर पाएँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। एंड आज के ज़माने में
एथिकल लोगों का होना बहुत जरूरी है जो आपको सही गाइड करें इंस्टेड ऑफ आपसे पैसे निकलवाएं कमर्शलाइजेशन के थ्रू। तो एक बहुत यूनिक काम कर रहे हैं आप। आजकल मिस कैरेजेस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसके बहुत सारे वजह होते हैं। सो नंबर वन केस इज द इन्फेक्शंस। बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस बहुत बढ़ रहे हैं, राइट? सो 30% ऑफ द केसेस ऑफ मिसकैरेजेस आर बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस, राइट? तो इन्फेक्शंस में भी अलग अलग इन्फेक्शंस होते हैं। थोड़े होते हैं ट्यूबल इन्फेक्शंस। ये ट्यूबल इन्फेक्शन जब भी होता है ना, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है कि वो बोलेंगे कि क्लिप कर देते हैं दोनों ट्यूब्स को। दोनों ट्यूब्स को जब क्लिप कर देंगे तो आपके पास नेचुरल कंसेप्शन खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ आईवीएफ ही कर सकते हैं, राइट? तो उसको कहते हैं नॉर्मल टर्म्स में हाइड्रोसेल्पिंग्स। हाइड्रोसेल्पिंग्स के केस में सिर्फ डॉक्टर बोल देते हैं कि दोनों को क्लिप करेंगे, उसके बाद आप मल्टीपल आईवीएफ ट्राई करना, जब भी सक्सेस होगा होगा। लेकिन ऐसे केस हमारे पास आए। वेस्ट बंगाल के एक कपल्स थे जो जिसको हाइड्रोसेल्पिंग्स था, बाईलैटरल ट्यूब्स, दोनों ट्यूब्स में उनको हाइड्रोसेल्पिंग्स था। वो हमारे पास आए, उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आपको क्लिप करना पड़ेगा, उसके बाद आईवीएफ के लिए जाना है। उनको नहीं जाना था। एक तो फाइनेंशियल बर्डन था उनके ऊपर, और दूसरी चीज़ नेचुरली नहीं हो पाएगा, आईवीएफ के लिए जाना है। तो हमारे पास आए, हमने उनसे कहा 3 महीने वर्क करते हैं, एंड 3 मंथ्स के बाद उन्होंने कंसीव कर लिया, जस्ट इन 3 मंथ्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इन्फेक्शंस। दूसरा रीज़न होता है कि स्पर्म कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, राइट? स्पर्म भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी है, मोटिलिटी है, ये सारे चीज़ें अफेक्ट करती है कि एक एम्ब्रियो कितना अच्छा बनेगा, ठीक है? और हम हमेशा ये सोचते हैं कि अरे अभी अच्छा कर लेंगे, 1 महीना अच्छा करके हम लोग ट्राई कर लेंगे, लेकिन स्पर्म आज जो आपका रिलीज़ हो रहा है ना, वो 3 महीने पहले बनना शुरू हुआ था। तो आपकी जो ये 3-4 महीने वाली हैबिट्स हैं, वो सारी अफ़ेक्ट करती हैं ये वाला स्पर्म जो रिलीज़ हो रहा है उसमें। तो आप कैसे रह रहे हो 3 महीने में, वो अफ़ेक्ट करता है कि आज का स्पर्म क्या है, ठीक है? तो वो स्पर्म इम्पोर्टेंट है। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ इसके लिए मिसकैरेजेस जो होती है, वो है एग की क्वालिटी पुअर होना, राइट? तो वो एग की क्वालिटी को भी बढ़ाने के लिए आज जो आपका एग रिलीज़ हो रहा है, 4 महीने पहले वो बनना शुरू हुआ था। तो वो लास्ट 4 मंथ्स आप क्या करते हो, वो मैटर करता है कि आज एग की क्वालिटी कैसी है। और फोर्थ एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जहाँ पे ये ग्रो हो रहे हैं, वो एरिया कैसा है? वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो एरिया को भी हम लोग वर्क करना ज़रूरी है। सो बेसिकली अगर आपकी बॉडी प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पा रही तो मिसकैरेजेस हो जाते हैं, और इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी का इनसाइड एनवायरनमेंट हेल्दी हो ताकि प्रेगनेंसी सस्टेन हो सके। एंड वेदर इट्स मेल और फीमेल्स, लाइफस्टाइल पे, खाने पीने की हैबिट्स पे ध्यान देके आप अपने एग की क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि मिसकैरेज के चांसेस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। जी, बिल्कुल, दैट्स रियली राइट, बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो इसके साथ-साथ जभी भी हम लोग सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ों पे वर्क करें, तो हम लोग को ये भी सोचना चाहिए कि मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि मिसकैरेजेस जभी भी हो जाते हैं, अरे! बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस हो रहे हैं और सीधा आईवीएफ के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आईवीएफ में आपको सीधा हार्ट बीट लाके दे रहे हैं बेबी को? नहीं दे रहे हैं। वो भी तो आपका एम्ब्रियो बना के ही तो आपके बॉडी में डाल रहे हैं। तो किसको सस्टेन करना पड़ रहा है वहाँ पे? आपकी बॉडी ही को तो ग्रो करके उसके अंदर हार्ट बीट लाना है। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि आप पहले अपने बॉडी पे काम करें, उसके बाद नहीं हो रहा है तो लास्ट रिज़ॉर्ट रखें आईवीएफ के लिए। आपके पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते होंगे, कुछ 1-2 सिचुएशंस के बारे में आप बताएँगे जिसको आपने हील करने में मदद करी हो? ओके, तो एक ऐसा केस आया था हमारे पास इनफर्टिलिटी का, जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को इनफर्टिलिटी थी। एंड उसमें वाइफ का जो इशू था, वो था कि आईवीएफ का एक साइकिल उनका हो चुका था, एंड मल्टीपल आईयूआई फेलियर्स थे, एंड बिकॉज ऑफ रिपीटेड ट्रीटमेंट्स उनका ओवरी फेल हो गए थे, एक वन साइड ऑफ द ओवरी, एंड द लेफ्ट साइड वाज जस्ट मियरली फंक्शनिंग, थोड़ी बहुत फंक्शन कर रही थी, जिसका एएमएच काफ़ी लो था, बहुत 0.42 लाइक दैट। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट हस्बैंड का भी इशू निकल कर आ गया, जैसे 97% ऑफ द स्पर्म डैमेज, टेराटोजूस्पर्मिया कहते हैं उसको। इन दैट केस
यहाँ पे सेकंड आईवीएफ साइकिल पॉसिबल नहीं है, इवन इफ यू गो फॉर द डोनर वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अडॉप्शन के लिए बोल दिया गया था, लाइक आपका खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होगा। एंड वैसे वाले केसेस हमारे पास आए, एंड विद इन जस्ट 30 हमें विद इन जस्ट 3.5 3.5 मंथ्स, सो विद इन जस्ट 3.5 मंथ्स वो लोग कंसीव हो गया, एंड उनके पीरियड भी बंद हो गए थे, and that period also started within just 1.5 month, and that was the miraculous case जो हमने देखा अपने Heal 360 में। सो बेसिकली हमारी बॉडी में कैपेसिटी है टू हील इटसेल्फ, एंड जैसा कि मैंने कहा कि अगर अल्लाह ने औलाद लिखी है आपके लिए तो वो होकर रहेगा, बट हमें अपनी तरफ से एफर्ट्स करना ज़रूरी है। तो एक केस मैं बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहूँगा कि एक कपल्स थे, हस्बैंड बीइंग एन होम्योपैथी डॉक्टर एंड वाइफ अ डेंटिस्ट। तो ये दोनों बहुत पहले से ट्राई कर रहे थे कंसेप्शन के लिए। उन्होंने आईयूआई भी किया रिपीटेड, आईवीएफ भी कर लिया, और 2 साल, 1 से 2 साल होम्योपैथी ड्रग्स भी खाई। ये सारे चीज़ें करने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, उनके हार्मोन्स बहुत हाई थे। तो वो हमारे पास आए और 6 मंथ्स डेडिकेटेडली किया हमारे पास। लेकिन उनके उसके बाद ह्यूमन टेंडेंसी है कि 6 मंथ्स हो गए हैं, नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ टेंडेंसी ऑब्वियसली हर एक के पास आती है कि नहीं हो पा रहा है। तो हमने मोटिवेट किया कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, और थोड़ा सब्र करिए, अल्लाह ताला आपके लिए रखे हैं तो ज़रूर कंसीव होगा। तो जैसे ही वो 7th मंथ एंटर करे, वो लोग कंसीव हो गए 6.5 मंथ में। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि नेचुरली जब आप ट्राई कर रहे हैं तो इट विल टेक फ्यू टाइम, 3 महीने सही, 6 महीने नहीं, 9 मंथ्स, बट होगा। दैट होप यू हैव टू कीप इट, बिकॉज आपके अंदर से बॉडी ठीक हो रही है। आप सोचिए, जब आईयूआई को गए, जब आईवीएफ को गए, जब ये सर्जरीज को गए, कितना टाइम लगा आपने, कभी आपने सोचा नहीं कितना टाइम जा रहा है। यहाँ पे जब नेचुरली चल रहे हैं, कुछ महीने ही बर्डन लगते हैं थोड़े लोगों को, राइट? तो उसके नहीं, आपकी बॉडी अंदर से हील हो रही है, तो वर्क ऑन इट। जब आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो डॉक्टर ताहिराज हील 360 में हमारा एक प्रोग्राम है एसबीएच लाइफस्टाइल, जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं कंसीव करने में नेचुरली। तो देखिए, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को एकदम नेचुरल बनाया है, एंड उसमें एक सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है। जैसे कि लीवर है, उसका एक डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म होता है। आप कितना भी अनहेल्दी चीज़ें खा लो, या हवा के ज़रिए आप टॉक्सिन्स ले लो, या फिर कोई भी इंजेक्ट कर लो, कोई भी केमिकल्स वगैरह, उसमें बॉडी में इतनी कैपेसिटी होती है कि लीवर डिटॉक्सिफाई कर जाता है। लेकिन अगर आप लगातार ये चीज़ें में बैड हैबिट्स में इंडल्ज रहेंगे, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, या फिर ओवर डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन, या फिर बैड ईटिंग हैबिट्स है, इससे क्या हो जाता है कि जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो भी रिवर्स हो जाता है, वो काम नहीं करता। आपका जो लिवर है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो हाल्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, एंड जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी, गंदगी बढ़ जाती है हमारी बॉडी में। सो बात जब बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन की आती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। जैसे कि अच्छा खाना, एंड अच्छी सोच रखना, एंड फिजिकल वर्कआउट्स बढ़ाना, आपके जो भी आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है उसको भी ठीक करना, एंड हर्ब्स का इंटेक करना। काफ़ी सारे हर्ब्स हैं नेचुरली जो बूस्टअप करते हैं आपकी फर्टिलिटी को, एंड आपका स्ट्रेस लेवल डाउन करते हैं। तो काफ़ी सारे टेक्निक्स होते हैं, प्लस पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारे चीज़ें हैं। तो इसको जैसे आप इंक्लूड करेंगे, इट विल एड इन डिटॉक्सिफिकेशन। सो नेचुरली आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, एंड वही चीज़ हम आपको अपने प्रोग्राम में सिखाएंगे। तो जो भी आपका रेफरेंस लेके आएँगे, जो भी आपका नाम लेंगे, आपके फॉलोअर्स होंगे, उनके लिए हम लोग स्पेशल डिस्काउंट देंगे हमारे प्रोग्राम के लिए। और जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि उनको हम लोग जब तक ट्रैक करेंगे, उनका कोर्स जब तक चलेगा, जब तक कि वो लोग अपने बेबी का हार्ट बीट नहीं सुन लेते। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा एंड सैयद सर, आपने इतना सारा टाइम निकाला एंड इतनी सारी इंफॉर्मेशन सबको दी, बिकॉज अवेयरनेस होना ही अपने आप में स्ट्रेंथ है, एंड उससे उम्मीद भी बरकरार रहती है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी नहीं है, एंड इट्स सॉल्वेबल, एंड अगर हम नेचुरल तरीके से ट्राई करें तो सब कुछ पॉसिबल है इंशाल्लाह। सो शुक्रिया आपका, एंड आई होप मेरे थ्रू बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करें, एंड अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो आई एम श्योर कि आप उन्हें ज़रूर मदद करेंगे। एंड जैसा कि आपने कहा कि जब तक वो कंसीव नहीं कर लेते तब तक आप उनके साथ जुड़े रहते हैं, एंड यू कॉन्स्टेंटली टेल देम सॉल्यूशंस जो वो ट्राई कर सकते हैं। सो आई रियली होप कि अल्लाह आपको कामयाबी दे।
एंड आप बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं लोगों के लिए। तो जो भी औलादें आपके थ्रू पैदा हुई हैं और पैदा हो सकती हैं, वो सब आपकी हैं, सदका जारिया बने। Thank you so much. Thank you so